हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम द लास्ट लेसन का हिंदी अनुवाद देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे, फिर इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में पहला हेडिंग है अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर में हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। तो ये है मिस्टर अल्फॉन्स डॉडेड, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अल्फॉन्स डॉडेड was born in 1840 and died in 1897। अर्थात अल्फॉन्स डॉडेड का जन्म 1840 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1897 में। अल्फॉन्स डॉडेड was a French नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फॉन्स डॉडेड एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है और छोटी कहानियों के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो ये जो पाठ है द लास्ट लेसन, वो फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है। अर्थात 1870-71 में फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और प्रशिया को जीत मिली थी बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो ये पाठ जो है फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है। फ्रैंको का मतलब यहाँ पे फ्रांस होगा और प्रशियन यानी प्रशिया। तो आगे देखते हैं कि आज आप नक्शा में देखेंगे या मैप में देखेंगे तो प्रशिया आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उस समय में 1870-71 में प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, तो प्रशिया मिल के बनता था किससे? नाउ आर द नेशन, जो आज का जो जर्मनी है, पोलैंड है और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग, ये तीनों को मिला के उस समय प्रशिया बनता था। तो आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब चूंकि इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, तो संधि के तहत उनको ये दोनों ज़िले अल्सास और लॉरेन प्रशिया को सौंपने पड़े थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस कहानी को पढ़िए कि उस युद्ध का, जो फ्रैंको प्रशियन वार था, उसका क्या असर पड़ा स्कूली जीवन पर। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिख रहा है वो क्या है? बिस्मार्क है। इन्हीं के नेतृत्व में प्रशिया को जीत मिली थी और बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो स्थान है वो अल्सास है और लॉरेन है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्सास और लॉरेन। तो ये चूँकि आप गौर से देखेंगे तो ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है
ये फ्रांस के बॉर्डर के तहत ये इसका आता है। तो इनको ये हारने के बाद फ्रांस को ये दोनों ज़िले किसको सौंपने पड़े? जर्मनी को, अर्थात उस समय के प्रशिया को सौंपने पड़े थे। तो इसी के ऊपर ये पाठ आधारित है कि उस युद्ध का अल्सास और लॉरेन के स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा जब ये ज़िले प्रशिया के हाथों में आ गए। तो उसी को इस पाठ में हम देखेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ फ्रेजल्स वर्ब है और फ्रेजेस है, उसका आपको अर्थ ढूंढना है इस पाठ के संदर्भ में। तो देखते हैं पहला जो फ्रेज है, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। ड्रेड मीन्स फियर, फियर यानी भय, डर। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होगा इन ग्रेट फियर ऑफ, तो भयानक डर में, जब बड़ी दहशत में। इन यूनिजन का मतलब होगा हैपनिंग समथिंग एट द सेम टाइम। और इन हार्मनी, इसका मतलब होगा हार्मनी, मतलब एक साथ कोई चीज़ का होना, है ना। काउंटेड ऑन का मतलब होगा डिपेंडेड ऑन। डिपेंडेड ऑन का मतलब होगा निर्भर किया या फिर निर्भर करता था या भरोसा करता था या भरोसा किया। ग्रेट बसल मीनिंग ए नॉइजी एक्टिविटी और ए कमोशन और ए सिचुएशन इन विच लॉट ऑफ नॉइसेज आर मेड। अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? शोर गुल। थम्ड एट द एज्ड, थम्ड एट द एजेस। थम्ड एज द एजेस मीन्स, थम्ड यानी कि जैसे कोई किताब होती है तो उसको हम पत्ता पलटते हैं, तो उसके जो किनारे होते हैं प्रत्येक पेज में, तो जो हम पत्ता पलटते हैं उंगली और अंगूठे से, तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है अंगूठे का, तो उसको बोलेंगे थम्ड एट द एजेस। रिप्रोच अवर सेल्फ विथ यानी स्वयं को दोषी ठहराना। रिप्रोच अवर सेल्फ विथ मीन्स ब्लेमिंग अवर सेल्फ फॉर समथिंग, यानी स्वयं को किसी चीज़ के लिए दोषी मानना या ठहराना। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस पाठ में एक शिक्षक है और एक स्टूडेंट है जो विशेष है इस पाठ के संदर्भ में। शिक्षक का नाम है एम हैमल। शिक्षक का नाम है एम हैमल। एम हैमल। और स्टूडेंट का नाम है फ्रेंज, FRANZ, फ्रेंज। ये दो मुख्य पात्र है इस पाठ के। तो स्टूडेंट का काम कौन कर रहा है? फ्रेंज। और एम हैमल जो है टीचर है। तो इस पाठ को वक्ता के रूप में आवाज़ दे रहा है या वक्ता के रूप में कह रहा है, वो वक्ता का काम कौन कर रहा है? फ्रेंज। तो इस पाठ को फ्रेंज जो है कहता है। क्या कहता है? चूँकि ये जो लॉरेन है और अल्सास के डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के हाथों में आ गए हैं, तो ये जो अल्सास है और लॉरेन में फ्रांसीसी भाषा की अब पढ़ाई नहीं होगी। अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में आदेश भी हो चुका है। तो ये जो शिक्षक है इस एम हैमल, वो आज लास्ट क्लास लेने वाले हैं। तो उसी के संबंध में ये पाठ दिया हुआ है, उसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इस पाठ
का नरेटर है वो कौन है? फ्रेंच है। तो देखते रहिए इस पार्ट को। तो फ्रेंच बोलता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। अब यहाँ पर फ्रेंच कहता है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए लेट से निकला, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बड़े दहशत में था, बड़े भय में था, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का उनको बड़ा भय था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेषकर क्यों डरा हुआ था, क्यों उसको डर था डांटे जाने का? क्योंकि जो उसके जो शिक्षक है एम हैमल है, उसने खास तौर पर कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, अर्थात एम हैमल जो है वो फ्रेंच लोगों को अर्थात स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने वाले थे, इसलिए वो डरा हुआ था। अब फ्रेंच आगे बोलता है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रेंच कहता है मुझे और उस पार्टिसिपल का पहला शब्द भी मालूम नहीं था। ऐसा लिटिल फ्रेंच बोल रहे हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा जो दिन उसको बाहर ही बिताने का मैंने सोचा था कुछ क्षण के लिए। इट वॉज सो वार्म। तो यहाँ पे फ्रेंच बोल रहे हैं कि मैंने कुछ क्षणों के लिए भाग जाने का सोचा और दिन को बाहर ही बिताने का सोचा। इट वॉज सो वार्म। अब यहाँ पर फ्रेंच जो है उस दिन का वर्णन कर रहे हैं। क्या? इट वॉज वार्म। वो जो दिन था वो बहुत ही वार्म था। सो ब्राइट, और दिन बड़े चमकीले थे, अर्थात सूरज की रोशनी निकली हुई थी, है ना। मौसम भी ठीक था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया है वो पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए हैं, या पेड़ों के जो टहनियों के जो किनारे होते हैं, एज होते हैं, उसमें बैठे हुए हैं। एंड इन द ओपन बैक फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल अर्थात जो आरा मिल होता है, जो लकड़ी चिरने का मिल होता है, उसके पीछे खाली ज़मीन पर रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे। तो ये जो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय उस दिन का वातावरण कैसा था। तो डे वॉज वेरी ब्राइट एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, एंड इन द ओपन फील्ड बैक एट द बैक ऑफ सॉ मिल। तो ये जो सॉ मिल है, ये है सॉ मिल, लकड़ी चिरने का मिल। तो इसके पीछे में ये जो प्रशियन सोल्जर है वो ड्रिल कर रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं एम हैमल कि क्या बोल रहे हैं, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी ये जो पक्षियों की चहचहाट है, अच्छा सूरज निकला है, यानी दिल खिला हुआ है, और रशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा लुभावने थे, लालच दे रहे थे, और ज़्यादा लुभावने थे किसकी अपेक्षा? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स,
पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा ये जो आज का वातावरण था वो उसको ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। फिर आगे फ्रेंड्स कहता है लेकिन मेरे अंदर ताकत थी उस लुभावने दृश्यों से जूझने का, अर्थात वो इन दृश्यों की ओर नहीं खींचे। एंड हरीड अप टू स्कूल, और कहता है मैं जल्दी स्कूल की तरफ गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फिर बोलता है जब मैं टाउन हॉल से आगे गया, देयर वॉज ए क्राउड, एक भीड़ थी, एक हुजूम था, लोगों का जमावड़ा था। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, ये बुलेटिन बोर्ड है समझो, और ये ऐसे लोग उस समय खड़े हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। अब फिर आगे बोल रहे हैं फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बेड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ये जो फ्रेंच है वो कहते हैं कि पिछले 2 साल से, फॉर द लास्ट 2 year, पिछले 2 साल से ऑल ओवर बेड न्यूज़, हमारे जितने भी बुरी खबर थी वो यहीं से आ रहे थे, यानी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। अब बुरी खबर क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स वो जो युद्ध में उसको हार मिली थी वो, द ड्रॉप्ड प्रारूप एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स यानी पिछले 2 साल से यहाँ से कमांडिंग ऑफिसर के आर्डर्स, ड्रॉप्ड या युद्ध में मिली पराजय की खबर यहीं से आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, स्वयं से पूछा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। अब यानी ये स्कूल के लिए जा ही रहे हैं तो ये बिना रुके स्वयं से पूछा इसने, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात हो सकती है, क्या मामला हो सकता है कि इतनी भीड़ लगी है, इसने स्वयं से पूछा। फिर आगे फ्रेंड्स बोलते हैं देन एज आई हेरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड। फिर आगे बोलता है फ्रेंच, जब मैं आगे बढ़ा, जितना मैं हो सकता था उतना आगे बढ़ा, द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। तो जब ये आगे बढ़ा तो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार या लोहार, उसका नाम था वैचर, हु वॉज देयर जो वहाँ पर था। कहाँ पर था? बुलेटिन बोर्ड के पास। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, यानी जिसको वैचर सिखाता था लोहारी का काम, वो भी इनके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन, तो वैचर जो थे अपने शिष्य यानी प्रशिक्षु के साथ थे, और रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर में, उसने यानी वाचर ने या वैचर ने ब्लैक स्मिथ को पुकारा। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ। बब, बब यानी लड़के या बॉयज़ या बच्चे। डोंट गो सो फास्ट बब, इतने तेज़ी से मत जाओ लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे, यानी समय रहते तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, एंड जब उसने ऐसा कहा हैचर ने, वाचर ने, तो इसने सोचा कि, यानी किसने सोचा? फ्रेंच ने सोचा कि वो जो वाचर है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब फिर हैमल, ये जो फ्रेंच है वो एम हैमल यानी उसके जो टीचर है उसके गार्डन में पहुंच गए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी सांस भरते हुए, दौड़ते हुए
यानी वो दौड़ते हुए जा रहे लगभग लगभग, तो उसकी सांसें एकदम भर आई है और हाँफते हुए वो कहाँ पहुँच गए, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे से गार्डन के पास पहुँच गए या गार्डन में ही पहुँच गए। यूजुअली आप गार्डन में पहुँचने के बाद फिर क्या बोल रहे हैं, व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल खुलता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, ग्रेट बसल यानी बड़ी चहल पहल होती थी, बड़ा शोर शराबा होता था, हल्ला गुल्ला होता था आम दिनों में या आम तौर पर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब जब स्कूल खुलता था तो जो शोरगुल होता था या जो शोर शराबा होता था वो सड़क में सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, यानी पाठ का दोहराया जाना एक साथ एक लय में। वेरी लाउड, जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी पाठ को एक साथ दोहराते थे। कैसे करके दोहराते थे, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, यानी जो स्टूडेंट होते थे उसके हाथ उनके कानों के ऊपर होते थे और जोर जोर से पढ़ते थे ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैम्पिंग ऑन द टेबल, और जो शिक्षक के जो छड़ी होती थी उसको शिक्षक टेबल पर, मेज पर जोर जोर से पटकते थे, यानी टेबल को पीटते थे। तो फिर आगे क्या हुआ, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। अब फिर फ्रेंच बोलता है, आम दिनों में तो ये सब शोरगुल होता था जिसकी आवाज़ सड़क तक सुनाई देती थी, लेकिन आज, बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अभी जो वातावरण था एकदम शांत था, सब कुछ शांत था। अब फिर आगे बोल रहे, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यहाँ पे फ्रेंड्स फिर आगे कहते हैं, और मैं इसी शोरगुल का, इसी शोर शराबे का भरोसा करके या भरोसा करता था, टू गेट टू माई डेस्क, मैं इसी शोरगुल का भरोसा करता था अपनी जगह पर पहुंचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, अर्थात ये शोरगुल का फ़ायदा उठाकर या लाभ उठाकर अपनी जगह पर पहुंच जाता था अपने शिक्षकों की नज़र से बचते हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स, पर बेशक उस दिन, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन एकदम संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ एकदम शांत महसूस हो रहा था, शांत लग रहा था। संडे मॉर्निंग शांत इसलिए रहता है क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, उस दिन छुट्टियां रहती है, तो उतनी भीड़ भाड़ का माहौल नहीं रहता है। इस वजह से हम थोड़े से अपने घरों में शांति का अनुभव करते हैं। इस वजह से यहाँ पर लेखक ने उसको संडे मॉर्निंग की शांति से तुलना की है। तो बोल रहे हैं फ्रेंड्स, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। अब चूंकि ये कक्षा के बाहर है, अभी क्लास के अंदर नहीं गए हैं, हालांकि स्कूल के पास पहुंच गए हैं, तो ये बाहर से देख रहे हैं। थ्रू द विंडो, इसने बाहर से खड़े खड़े खिड़की से देखा। क्या देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, अपने साथी पढ़ने वाले साथी को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी इनके जो सहपाठी है, इनके जो मित्र है, वो अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन
रूलर अंडर हिज आर्म। यानी देख रहे हैं कि इनके जो मित्र थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और इनके जो शिक्षक मिस्टर एम हैमल है वो जो कक्षा में आगे पीछे अप डाउन कर रहे हैं विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और वो एक अपना भयानक छड़ी रखे हुए ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं अपने क्लास में। अब फिर बोल रहे हैं आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। फिर आगे बोलते हैं यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मैं शर्मिंदा था और बहुत ही डरा हुआ था। यानी ये शर्मिंदा भी था और डरा हुआ भी था। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि लेट से आया था और डरा भी इसलिए था क्योंकि ये लेट से था और उसको है ना उसको पार्टिसिपल पर याद भी नहीं था। सो बट नथिंग हैपन, क्योंकि ये लेट से था और पार्ट भी याद नहीं था तो ये डरा हुआ था और शर्मिंदा भी था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड शॉट वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और वेरी काइंडली यानी दयालुतापूर्वक उसने मुझसे कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। उसने मुझसे कहा अपने जगह पर शीघ्र जाओ छोटे फ्रेंच, अर्थात फ्रेंच तुम अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे, अर्थात हम लेसन को तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। अब आ गए हो तो अपनी जगह पर जाओ, ऐसा उसके शिक्षक ने कहा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब जैसे इसने उसके शिक्षक ने कहा तो ये बेंच के ऊपर छलांग लगाई और जाकर अपने डेस्क में बैठ गए। नॉट टिल देन, तब तक नहीं क्या, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। यहाँ पे बोल रहे हैं when I had got a little over my fright, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया। did I see that our teacher had on his beautiful green coat, अर्थात ये डेस्क पर पहुँचते तक अपने डेस्क पर पहुंचते तक इसने नहीं देखा था कि इसके शिक्षक ने क्या पहन रखा था। तो बता रहे हैं डिड आई सी, फिर मैंने देखा कि अवर टीचर, हमारे जो शिक्षक है, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उसके शिक्षक ने उस दिन सुंदर हरे रंग के कोट पहन रखे थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसके झालरदार शर्ट पहन रखे थे उसने। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी एक सिल्क कैप यानी रेशमी टोपी लगा रखी थी उसने। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये जो सभी जो कोट है, कैप है, उसमें कसीदे हुए थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इन कपड़ों को वे कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ निरीक्षण और पुरस्कार वितरण समारोह को छोड़कर। अर्थात ये जो विशेष कपड़े पहन रखे थे, इन कपड़ों को वो आम दिनों में नहीं पहनते थे। ये कब पहनते थे? या कहीं वो निरीक्षण में जा रहे हैं या
कोई पुरस्कार वितरण हो रहा हो, अर्थात कोई खास दिनों में ही ये खास ड्रेस को पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn, और इनके अलावा पूरा जो स्कूल था एकदम अजीब सा लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था किसी अजनबी जगह में आ गए क्या, ऐसा उसको लग रहा था, क्योंकि पहले का वातावरण क्या होता था, शोरगुल से भरा होता था, और सोलेम, और एकदम एक गंभीर सी, है ना, शांति छाई हुई थी स्कूल के माहौल में। बट द थिंग that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। फिर आगे कह रहे हैं फ्रेंच कि जो सबसे ज़्यादा मुझको अचरज में डालने वाला था वो क्या था, टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो पीछे की जो कुर्सियाँ होती थी, बेंचेस होते थे, वो हमेशा खाली रहती थी। वहाँ पर विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहाँ पर जो गांव वाले हैं वो हमारी तरफ अर्थात बच्चों की तरह क्लास के पीछे बेंचेस में बैठे हुए थे। उन लोगों को देखना सबसे ज़्यादा मुझको अचरज में डालने वाला था, ऐसा फ्रेंच बोल रहे हैं। अब वहाँ पे कौन बैठे हैं गांव वाले में, ओल्ड हाउज़र बैठे हुए हैं गांव वाले की तरफ से। ओल्ड हाउज़र विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और ओल्ड हाउज़र ने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखे हैं, यानी 3 किनारे 3 कोने वाले टोपी पहन रखी है उसने। एंड द फार्मर मेयर, और उस क्लास के पीछे बेंच बैठने वालों में फार्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर भी थे। मेयर यानी नगर निगम के प्रेसिडेंट को बोलते हैं मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और कई लोग क्लास के पीछे वाले बेंचेस में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, अब फ्रेंड्स बोलते हैं सब उदास लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। एंड हाउज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउज़र है उसने वो लाया था, क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मीन्स एक प्रेयर की किताब, तो वो लाया था अपने साथ। थम्ड एट द एजेस, अब ये जो प्रेयर की किताब है वो किनारे किनारे पत्ते पलटने से अंगूठे और उंगली के निशान की वजह से वहाँ पर अंगूठे के निशान पड़ गए थे, मटमैला सा हो गया था उसके किनारे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, और उसने इस किताब को खोल रखा था, और खोल के अपने घुटने पर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने इस किताब को अपने घुटने पर खोल के रखा था और उसके ऊपर अपना चश्मा बड़ा सा उसके ऊपर रखा हुआ था। ऐसे वो बता रहे हैं लिटिल फ्रेंड्स कि उस समय कक्षा के अंदर की स्थिति को बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अब उसके बाद वो अपनी जगह पर बैठे बैठे इन सब चीज़ों के बारे में, लिटिल फ्रेंड बोलता है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, विचार कर रहा था, अचरज व्यक्त कर रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल जो है अभी तक क्या कर रहे थे, क्लास में ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहे थे, अपनी कुर्सी पर बैठ गया एम हैमल यानी उसके शिक्षक। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, और उसी विनम्र और गंभीर स्वर में जो उस समय जब ये अंदर आ रहा था, उसी स्वर और अंदाज में उसने कहा, सब बैठे हुए हैं क्लास में स्टूडेंट और गांव वाले, उनसे कहा, माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू,
उसने कहा गंभीर और विनम्र स्वर से कि मेरे बच्चों, ये आपका दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है जिसे मैं पढ़ाऊँगा या जिसे मैं लूँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। फिर उनके शिक्षक बता रहे हैं, यानी एम हैमल कह रहे हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन यानी कि उस समय है ना प्रसिया की राजधानी, तो वहाँ से बोल रहे हैं कि बर्लिन हैज़, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इसका आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। उनके शिक्षक फिर आगे कहते हैं, एम एमल फिर आगे कहते हैं कि नया शिक्षक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो है आपका अंतिम फ्रेंच भाषा की पढ़ाई होगी, अर्थात ये आपके फ्रेंच भाषा की आखिरी क्लास होगी, आखिरी पाठ होगा, ऐसे बता रहे हैं, कह रहे हैं एम हैमल। फिर आगे कहते हैं आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उसके शिक्षक एम हैमल कहते हैं ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनो। What a thunderclap these words were to me। जब उसके शिक्षक ने कहा कि दिस इज़ द लास्ट लेसन फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, तो ऐसा उसने कहा, तो व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। लिटिल फ्रेंच कहते हैं आगे कि ये जो शब्द थे, कि ये जो आज फ्रेंच भाषा की अंतिम क्लास है, तो वो शब्द मेरे लिए क्या थे? वो शब्द मेरे लिए वज्रघात के समान थे। वो शब्द मेरे ऊपर ऐसे लगे जैसे वज्रपात से आघात होता है, ऐसे बोल रहे हैं। ओह द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो बोलते हैं, अब वो समझ जाता है कि वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों लगी हुई थी, समझ जाता है। ओह द रेचेस यानी दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, कि बोलते हैं अच्छा, तो उन लोगों ने वहाँ पर इसको लगा रखा है टाउन हॉल पर, यानी ये जो मायूस करने वाली खबर है या ऑर्डर है, उसको उन लोगों ने टाउन हॉल पर इसको लगा रखा है, इसलिए लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब थोड़े आश्चर्य व्यक्त करते हैं फ्रेंच, मेरा आखिरी फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का पाठ, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी फ्रेंच का मेरा लास्ट पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ही लिखना आता है, अर्थात मैं लिखना ही नहीं जानता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो बोल रहे हैं मेरा आखिरी फ्रेंच अध्याय, क्यों? आई हार्डली न्यू, मुझे तो मुश्किल से ही आता है लिखना, या नहीं भी आता है, नहीं के बतौर आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी। फिर क्या होगा आगे, यानी इस प्रकार से वो मन मन में सोच रहे हैं। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फिर बोलता है कि मैं कितना दुखी था, कितना मुझे बेकार लग रहा था, अजीब लग रहा था। हाउ सॉरी, कितना दुखी था, किस लिए दुखी था? आई वॉज हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठ नहीं याद करने के कारण
इसने अपना पाठ नहीं याद किया था या नहीं सीखा था। इस वजह से ये जो ये जो फ्रेंच है वो बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार। अब चूंकि ये पढ़ाई नहीं करने का कारण क्या था, क्योंकि ये फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी ये चिड़ियों के अंडे ढूंढने जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो सार नदी है फ्रांस में, वहाँ पर ये फिसलने जाता था, खेलने जाता था। तो इस वजह से ये क्लास अटेंड नहीं कर पाता था या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। तो इन सब वजहों से वो अपने आप को है ना दुखी पा रहे हैं फ्रेंड्स। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry। अब बोल रहे हैं मेरे जो किताब है वो बहुत ही मुझे अपने जीवन में बाधा समान लगती थी। मेरी जो किताबें हैं, कुछ समय पहले ये जो किताबें हैं मुझे भाते नहीं थे, और सो हैवी टू कैरी, और इन्हें ले जाना मुझे बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरे व्याकरण और मेरे इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स यानी संतों के इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब बोल रहे हैं मेरे जो ग्रामर है, इतिहास है, बुक्स है, वो मेरे क्या हो गए, अब पुराने मित्र हो गए। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। ऐसे फ्रेंच बता रहे हैं, सोच रहे अपने मन में। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि एम हैमल दूर जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे कभी अब नहीं मिल पाऊँगा, उनको अब नहीं देख पाऊँगा। ये जो बातें हैं, मेड मी फॉरगेट, उन सब बातों को भुला दिया। किन बातों को, यानी एम हैमल का दूर जाने की बात सुनकर ये जो फ्रेंच है वो उन सारी बातों को, फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी फ्रेंच बोल रहे हैं कि इन बातों ने, यानी ये जो न्यूज़ आया है कि एम हैमल हमें छोड़कर चले जाएंगे, उन बातों ने उनको वो सारी चीज़ें भुला दी। किनको, फ्रेंच को। किसके बारे में, उसके शिक्षक के बारे में। दैट हिज रूलर, कि वो अपने छड़ी को बहुत पीटता था, छड़ी से बहुत पीटता था मेज़ों को, टेबल को। तो ये लोग, बच्चे लोग डर जाते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और एम हैमल थे वो बहुत ही क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे। तो कितने गुस्से थे, और ये इनकी छड़ी बड़ी भयानक होती थी। इन सब बातों को भी वो फ्रेंच जो था वो भूल गए। जैसे इनको अपनी किताब अच्छी लग रही पहले अच्छी नहीं लग रही थी, अब वो किताबें इनको अच्छी लगने लगी। उसी तरीके से इनके जो शिक्षक थे पहले उनको अच्छे नहीं लगते थे, अब उनको अच्छे लगने लग गए। कहने का मतलब ये। फिर आगे बोलता है, पुअर मैन, बेचारा एम हैमल, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज क्लास लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब ये समझ गया कि ये जो आखिरी क्लास है इनका, आज ये जो एम हैमल की आज आखिरी क्लास है, इन्हीं के सम्मान में ये जो है अपना सुंदर संडे क्लॉथ्स इसलिए इसने पहन रखे हैं। अब इनको समझ में आ गया, इसको फ्रेंच को समझ में आ गया। संडे क्लॉथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि संडे को चूँकि दिन विशेष रहता है, उस दिन छुट्टी रहती है, इसलिए लोग अपने नए कपड़े पहनते हैं या कोई विशेष कपड़े पहनते हैं, इसलिए यहाँ पर संडे क्लॉथ्स का उपयोग किया गया है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम। अब बोल रहे हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग
अब मैं समझ गया कि गांव वाले क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं। अब इनको ये भी समझ में आ गया। अब इनको इनके टीचर ने जो नए कपड़े पहन रखे हैं, विशेष कपड़े पहन रखे हैं, वो ये सब उनको याद आ गया, समझ में आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो सब दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अपने ज़माने में स्कूल ज़्यादा नहीं जाते थे, इस बात को लेकर वो दुखी थे। एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और गांव वालों का पीछे आके बैठना कक्षा में, वो उनका अपने जो शिक्षक है एम हैमल को धन्यवाद देने का एक प्रकार से एक तरीका है, जो कि उनके जो शिक्षक है जो पिछले 40 साल से निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक सेवा कर रहे हैं गांव वाले के स्कूल की बच्चों की। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और गांव वालों का स्कूल ये जो क्लास के पीछे बैठना, वो अपने देश को भी सम्मान देना है। दैट रिस्पेक्टिंग है ना, शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, यानी इनको अपने देश को भी शोइंग देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाना देश के लिए। दैट वाज देयर नो मोर, अब वो देश उनका अब नहीं रहा, क्योंकि ये जो अल्साज है और लॉरेन है अब वो प्रसिया के अंतर्गत चले गए हैं, अर्थात अब वो एक प्रकार से गुलाम हो गए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, फ्रेंच फिर कहते हैं, मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, अर्थात इनको अब पूरा समझ में आ गया उनके टीचर ने नए कपड़े क्यों पहने हैं या विशेष कपड़े क्यों पहने हैं, गांव वाले पीछे क्यों बैठे हैं। तो ये सब के बारे में वो सोच ही रहा था। तभी इनको आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी इनको अपना नाम है ना सुनाई दिया, किसी ने पुकारा। तो इनका नाम इसके शिक्षक ने पुकारा, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इसके नाम को पुकारा, है ना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, ये बोलता है अब पढ़ने की मेरी बारी थी। फ्रेंच बोलता है अब पढ़ने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। बोलता है वो जो पार्टिसिपल के जो खतरनाक नियम है, रूल है, उसको मैं बिना एक गलती किए और स्पष्ट और ज़ोर से मैं नहीं बोल पाता, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गया अपने शिक्षक के सम्मान में, क्योंकि अगर मैं खड़ा नहीं होता तो मेरे शिक्षक का क्या हो जाता, अपमान होता, क्योंकि आज उनका लास्ट दिन है। इस बोल रहे हैं मैं खड़ा हो गया, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट आई गॉट अप मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, फंस गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में मैं फंस गया, समझ में नहीं आ रहा था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़े रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरी जो धड़कनें हैं वो बढ़ रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, यानी वो सिर झुकाए खड़े हैं डेस्क को पकड़े। आई हर्ड एम, बोल रहे हैं फिर, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, फिर मैंने सुना एम हैमल को कहते हुए मुझसे क्या कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुमको ज़रूर बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हो गया, देखो ये कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बोलते हैं एम हैमल
कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, हमने रोज स्वयं से कहा है, क्या कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, बोल उनके शिक्षक उनको कह रहे हैं कि हमने स्वयं से रोज कहा है कि हमारे पास तो टाइम है पर्याप्त, मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और बोल रहे हैं और देखिए आप कि हम कहाँ आ गए। ओह दैट इज ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, वो बोल रहे हैं आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, ये तो पूरे अल्सास की समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो अल्सास है, अल्सास के जो ज़िले हैं, ये जो है पढ़ाई को हमेशा कल पर छोड़ता है, ऐसे उनके एम हेमल बता रहे हैं। Now those fellow out there will have the right to say to you, अब उन लोगों को तुम्हें कहने का, तुम्हें अधिकार, तुम्हें आदेश देने का अधिकार होगा, है ना। किन लोगों को, दोस्त फेलो, यानी वो यहाँ पे एम हेमल जो प्रशियन सोल्जर है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब उन लोगों को अधिकार होगा तुम्हें कुछ कहने का, तुमको आदेश देने का। हाउ इज इट, कैसे, कैसे हो गया ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन होने का यानी फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अब तुम फ्रेंच होने का दावा तो करते हो लेकिन तुम ना तो अपनी भाषा को लिख सकते हो ना बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, एम हेमल आगे कह रहे हैं कि केवल तुम ही सबसे ज़्यादा खराब नहीं हो लिटिल फ्रेंच, वी ऑल वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ। आगे बोलते हैं इस स्थिति के लिए एम हेमल कह रहे हैं कि हम सब जिम्मेदार है, हम सबको अपनी निंदा करनी चाहिए और हम सब इसके लिए दोषी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता उतने ज़्यादा चिंतित, तुम्हारे माता पिता जो थे चिंतित नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ सको, कि तुम शिक्षा प्राप्त कर सको, इसको लेकर तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे ज़्यादा। दे प्रेफर टू यू, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उसने तुमको खेतों में या मिल में काम करने के लिए डाल देते थे और वो इसी बात को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। तुमको खेतों में या मिलों में काम करने के लिए छोड़ना, तुमको खेतों में और मिलों में काम करने के लिए छोड़ना या डालना, इसी बात को वो लोग प्राथमिकता देते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत पैसे हो सके। एंड आई, और मैं, अब अपने आप को बोल रहे हैं अपने आप के बारे में, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, एम हेमल कह रहे हैं कि मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग एनी लेसन, लर्निंग योर लेसन, फिर अपने आप को दोषी मानते हुए एम हेमल कह रहे हैं कि मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अब वो स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि मैंने तुमको अपने फूलों में पौधों में पानी डालने के लिए नहीं कहा है ना। ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ने के स्थान पर मैंने तुमको तुम्हारे पाठ पढ़ने के स्थान पर मैंने तुमको अपने फूलों में पौधों में पानी डलवाया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली मारना चाहता था,
या मछली पकड़ना चाहता था? डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे? तब मैंने तुमको क्या छुट्टी नहीं दी? ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं अपने बारे में बच्चों से, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने तुमसे पानी नहीं डलवाया, कि मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी, इस प्रकार से। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक के बाद दूसरी चीज़ें वो कहते चले गए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद वेंट ऑन टू टॉक, उसके बाद एम हेमल फ्रांसीसी भाषा पर बात करने चले गए। सेइंग, कहते हुए, क्या कहा? सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहा, एम हेमल कह रहे हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्टतम भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण भाषा है, ऐसा वो बता रहे हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, अब वो इतने सुंदर, इतने सुस्पष्ट और इतने तर्कपूर्ण है कि हमको इसको अपने बीच संभाल के रखना है, इसकी रक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको हमको कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं छोड़ना है। बिकॉज, क्यों नहीं छोड़ना है? आगे समझा रहे हैं हेमल, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब वो बता रहे हैं कि हमको इस अपनी भाषा को, यानी फ्रेंच भाषा को अपने बीच संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है? बता रहे हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं या दास बना ले जाते हैं, और ये जब दास बने लोग जब तक, है ना, अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं, अपनी भाषा को संभाल कर रखते हैं, तब तक ये जो भाषा है उसके लिए जो जेल के दरवाजे या जो जेल खाना है, उनसे बाहर निकालने का ये चाबी के रूप में काम करती है उनकी भाषा। ऐसे वो एम हेमल समझा रहे हैं। यानी एम हेमल यहाँ पर भाषा का महत्व समझा रहे हैं कि अगर आप गुलाम हो या दास बनाए जा चुके हो, तो अगर आपने अपनी भाषा को संभाल कर रखी है, तो ये जो भाषा है आपको उस दास्ता से, उस बेड़ी से या उस जेल से आपको छुड़ाने का ये काम करेगी। एक चाबी के रूप में उस दास्ता से आपको मुक्त करेगी, ऐसा वो कह रहे हैं भाषा के संबंध में, फ्रांसीसी भाषा के संबंध में। यहाँ पर है ना, ये भाषा की बात बोल रहे हैं हेमल, तो वो सभी लोगों पर लागू होता है कि हमको अपनी भाषा को सुरक्षित रखनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि भाषा से ही हमारी पहचान जुड़ी होती है। और जो भी राष्ट्र या व्यक्ति अपनी भाषा खो देता है, वो अपनी पहचान खो देता है। चलिए आगे देखते हैं। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, उसके बाद उसने अपनी ग्रामर किताब निकाली। एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं एकदम चकित था, आश्चर्य में था कि मैंने कैसे एकदम सब कुछ समझ लिया, ऐसे बोल रहा है। आई वॉज अमेज टू सी, ये देखकर मैं आश्चर्य में था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैंने कितने अच्छे से मैंने पाठ को समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो कुछ भी उसने कहा वो इतना आसान था कि बहुत आसान था कि मैंने उसको समझ लिया। आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ बोल रहे हैं, आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, ये बोल रहे हैं कि मैंने इतने सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था, शायद इसलिए मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन आज वो ध्यान से सुन रहा था, इसलिए वो समझ रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैशन, और ये भी कह रहे हैं कि उनके जो शिक्षक है एम हेमल, उसने भी इतने धैर्यपूर्वक, है ना, नहीं समझाया था, कभी नहीं समझाया था, इतने धैर्यपूर्वक कभी नहीं समझाया था, शायद इसलिए समझ में नहीं आता था। तो आज एम हेमल धैर्यपूर्वक समझा रहे हैं इसलिए, और फ्रेंच जो है ध्यान से सुन रहा है इसलिए।
ये जो लिटिल फ्रेंच को सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है। आगे, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। फिर आगे बोल रहे हैं लिटिल फ्रेंड्स कि ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड, वो जो बेचारा एम हैमल है, वो जो कुछ भी जानता था अपने जाने से पहले सब कुछ हमको दे देना चाहता था, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हैट्स एट वन स्ट्रोक, और जो कुछ भी जानता था एम हैमल, वो सब हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते थे, एक ही बार में उड़ेल देना चाहते थे, उड़ेलना चाहते थे, अर्थात एक ही बार में अपनी जो भी उसके पास ज्ञान था एम हैमल के पास, वो सब एक ही बार में हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे, ऐसा एम हैमल लिटिल फ्रेंच बोल रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर, अब फिर एम हैमल फ्रेंच बोल रहे हैं आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद क्या हुआ, वी हैड लेसन इन राइटिंग, अब इनका लिखने का लेसन हुआ, यानी लिखने का सेशन चला। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, अब यहाँ पे बोल रहे हैं लिटिल फ्रेंड्स कि उस दिन एम हैमल था उनके बच्चों के लिए, यानी फ्रेंड्स के लिए और उनके साथियों के लिए नई किताबें, नई कॉपियाँ खरीद कर लाए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, और उन कॉपियों के कवर पेज में क्या लिखा था, सुंदर अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में फ्रांस अल्सास लिखा था उन कॉपियों के ऊपर पेज में, है ना, कवर पेज में। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, अब चूंकि सभी के कवर पेज को देखोगे, है ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडे की तरह नज़र आ रहे थे सभी की कॉपियों को देखोगे, देखते गौर से तो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, यानी जो ये जो कापियाँ थी जिसमें क्या लिखा था, फ्रांस अल्सास लिखा था, वो ऐसे नज़र आ रहे थे मानो कोई छोटे झंडे जो है वो पूरे फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, है ना, पूरे क्लासरूम में तैरते हुए नज़र आ रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड, और कैसे तैर रहे हैं, हंग, और वो लटके हुए हैं, फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, उसके जो डेस्क में जो लोहे लगे होते थे उसके ऊपर, जो रॉड के ऊपरी सिरे पर लटके हुए नज़र आ रहे थे, यानी वो फ्रांसीसी झंडे की तरह दिखाई दे रहे, ऐसे बोल रहे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यू आर टू हैव सीन एवरीवन सेट टू वर्क, यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हम श्रोताओं से या पाठकों से कह रहे हैं कि तुमको इसको देखना चाहिए था, कि यानी उस कमरे की स्थिति को बता रहे हैं कि कमरे में जो माहौल था उसको तुमको देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग लगे हुए हैं काम करने में, है ना। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितना शांत माहौल था कमरे का, ऐसे बोल रहे हैं। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, आगे बोल रहे हैं द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ किसकी थी, पेन के कॉपी के ऊपर चलने की आवाज़ आ रही थी, अर्थात पेन से जो स्टूडेंट्स लोग लिख रहे थे कॉपी के ऊपर, सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी। वन सम बिटलेट्स फ्लू इन, बिटलेट्स यानी ये जो चित्र में दिख रहे हैं, ये इसको बिटलेट्स बोलते हैं, है ना। वन सम बिटलेट्स फ्लू इन, एक बार कुछ बिटलेट्स फ्लू इन, यानी हिंदी में बोलेंगे भृंगू, तो कुछ भृंगू आए थे, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उन भृंगुओं की ओर
ध्यान नहीं दिया, यानी कि इन कीड़े मकोड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, जो सबसे छोटा था वो भी, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट, जो काम करते थे किसमें, हु वर्कड करते थे राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो मछलियों के कांटा है उनको है ना ट्रेस करने में, यानी उसको पता लगाने में वो लोग लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, अब वो उन मछलियों के कांटा को ढूंढने में ऐसे लगे हुए थे मानो वे ही फ्रेंच भाषा हो, अर्थात सबका ध्यान अपने अपने कामों में लगा हुआ था, यानी इतनी शांति थी। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब फिर आगे बोल रहे हैं जब वो लिख रहे थे उसी समय जो कमरे थे जहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं उसके ऊपर में, कमरे छत के ऊपर कबूतर जो है गुटरगू किया एकदम धीमी आवाज़ में। कूड यानी कबूतर लोग जो बोलते हैं आवाज़ करते हैं उसको बोलेंगे कूड। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी कमरे की छत के ऊपर कबूतरों ने गुटरगू की धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो जब कबूतरों ने गुटरगू की तो क्लास में बैठे बैठे लिटिल फ्रेंच ने सोचा, क्या सोचा, स्वयं से सोचा, स्वयं से सवाल किया। क्या सवाल किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और बोल रहे हैं कि क्या ये प्रसियन लोग इन कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए कहेंगे जैसा कि हम लोगों को बोल रहे हैं, ऐसा वो उसने सम से सवाल किया। अब कमरे में बैठे बैठे फिर आगे बोलते हैं लिटिल फ्रेंड्स, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपने लिखाई को छोड़कर ऊपर देखता था या लेखन कार्य को छोड़कर ऊपर देखता था, आई सॉ एम हैमल सिटिंग इन मोशनलेस इन हिज चेयर, तो ऐसा मैंने देखा या मैं देखता था कि एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि जब भी मैं उसको है ना अपने लेखन काम छोड़कर यानी लिखने के काम छोड़कर देखता था, तो एम हैमल जो था अपने कुर्सी पर एकदम गतिहीन अवस्था में बैठे हुए नजर आते थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक चीज़ को देखते थे एकदम टकटकी लगा के नज़रें गड़ा कर देखते थे। देन एट अनदर, पहले एक चीज़ों को देखते थे फिर दूसरी चीज़ों को टकटकी लगा कर नज़र भर कर देखते थे। एज इफ, ऐसा लगता था मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी। फिर आगे बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि ऐसा लगता था कि जो एम हैमल है वो कमरे में, उस छोटे से कमरे में कि सभी एवरीथिंग लुक्ड, कि जो भी चीज़ें थी उस कमरे में वो कैसे दिखाई दे रही है उनको अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, मस्तिष्क में वो भर लेना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। ऐसा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं अपने शिक्षक के बारे में। ये बैठे हैं एम हैमल मोशनलेस स्थिति में। आगे, फॉर 40 years he had been there in the same place। आगे बोलते हैं लिटिल फ्रेंड्स कि पिछले 40 साल से वो एक ही स्थान पर है। फॉर 40 years he had been there in the same place, पिछले 40 साल से वो एक ही स्थान पर है। विथ हिज ग्रैंड गार्डन आउटसाइड द विंडो, बोल रहे हैं कि ये जो क्लासरूम है उसके बाहर में क्या है, एक गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने में ये जो क्लास लगी है वो कमरा है। ये ऐसे ही पिछले 40 साल से चल रहे हैं।
ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वन स्मूथ, और केवल जो बेंच है और डेस्क है वही जो घिस पीट के पुराने हो गए हैं, या घिस, जब कोई चीज़ें घिस जाती हैं तो चिकना हो जाती है उसके, है ना, उसकी सतह, या तो वो बोल रहे हैं कि जो डेस्क है बेंचेस है वो घिसा घिसा कर क्या हो गए, चिकने हो गए हैं और पुराने हो गए। एंड द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर लॉट टॉलर एंड द होपाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। आगे बोल रहे हैं एम हेमल की जो बेंच है, मेज है, वो यूज़ होके घिसा घिसा कर चिकने हो गए, पुराने हो गए, और जो वॉलनट ट्री है वो क्या हो गए, बड़े हो गए हैं। ये है वॉलनट ट्री, वो उसकी ऊंचाई बढ़ गई वॉलनट ट्री की। एंड द होपाइन, और यानी ये जो लता है इसको बोलेंगे होपाइन। ये जो होपाइन है जिसको उसने स्वयं लगाया था वो कहाँ तक चले गए हैं, गूंथते गूंथते वो खिड़की तक चले गए हैं, और खिड़की से कहाँ तक चले गए, खिड़की से आगे छत तक चले गए हैं। ये जो होपाइन है ना। अब फिर आगे बोल रहे हैं फ्रेंड्स हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। फिर फ्रेंड्स बोलते हैं कि इन सब को छोड़ के जाना बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात थी एम हेमल के लिए, क्योंकि पिछले 40 साल से वो एक ही स्थान पर था, गार्डन है ना, वॉलनट ट्री और होपाइन के पौधे, तो इन सब को छोड़ के जाना निश्चित रूप से उसके दिल को तोड़ने वाली बात थी, बेचारा एम हेमल। वॉलनट ट्री का मतलब यहाँ पर होगा अखरोट का पेड़। तो फिर आगे बोल रहे टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब अपने सिस्टर को, जो कि वो उनकी जो सिस्टर थी वो जो क्लास में बैठे थे लिटिल फ्रेंच, तो उसी क्लास के ऊपर में उसकी जो सिस्टर थी, किसकी सिस्टर, एम हेमल की जो सिस्टर थी, वो इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। क्या करते हुए, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो इधर उधर घूम रही थी सामान को पैक करते हुए, है ना, इसलिए उसकी ऊपर की आवाज़, चलने की आवाज़ आ रही थी। तो बोल रहे हैं टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट, यानी अब चूंकि वो जो एम हेमल है क्लास में बैठे हैं, है ना, और उनको कल छोड़ के जाना है इस स्कूल को, इस गार्डन को, वॉलनट ट्री को, होपाइन प्लांट को, और ऊपर में उनकी जो बहन है वो सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, है ना, छोड़ के जाना, उनकी बहन की आवाज़ ऊपर में उनको सुनना, ये सब बात एकदम निश्चित रूप से एम हेमल के दिल को तोड़ रही थी, है ना, उनको दुख हो रहा था। फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे। फिर आगे बोलते हैं कि एम हेमल की जो सिस्टर है सामान पैकिंग कर रही है ना, क्योंकि उनको कल निश्चित रूप से देश को छोड़ना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब आगे बोल रहे हैं कि लेकिन उसके अंदर इतना साहस था, इतनी शक्ति थी कि वो आखिरी तक अपने आखिरी पाठ को पढ़ाए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री। अब फिर एम हेमल बोल रहे हैं कि राइटिंग सेशन के बाद इतिहास का पाठ हुआ, यानी इतिहास का लेसन चला। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने अपने, जो हम लोग यहाँ पे भारत में पढ़ते ना क का की यानी 12 खड़ी, तो वैसे ही फ्रांसीसी भाषा में वो जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने एक स्वर में चांटेड यानी उच्चारण किया, बा बे बी बो बू, इस प्रकार से, यानी छोटे बच्चों की क्लास लगी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम,
अब उस कमरे के पीछे में जो बैठे हैं, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। अब कमरे के पीछे में बैठे ओल्ड हेजर ने अपना चश्मा पहन रखा था। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स यानी ओल्ड हेजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपना चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, यानी हाउजर है, उसने चश्मा पहन रखा था और होल्डिंग हिज प्राइमर बोथ इन हैंड्स, प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो प्रेयर वाली किताब है उसको दोनों हाथ से पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर विथ देम, और वो जो बच्चों लोगों के साथ बोल रहे थे। तो यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, बोल रहे हैं फ्रेंड्स की अगर आप वहाँ पर होते उस क्लास में तो यू कुड सी, तुम उसको देख पाते, ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था। कौन रो रहा था? जो हाउजर है, वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ में कंपन थी, है ना, विथ इमोशन, भावनाओं के साथ, भावनाओं की वजह से उसकी आवाज़ काँप रही थी, यानी वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, गा नहीं पा रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनना बड़ा ही फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि हंसने का भी मन कर रहा था और रोने का भी मन कर रहा था। अर्थात उनको सुनते हुए हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना इसलिए क्योंकि उसके बोलने के अंदाज से हंसी आ रही थी, और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि आज दुख का माहौल है, एम हैमल छोड़ के जा रहे थे, है ना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट। फिर आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि कितना अच्छे तरीके से याद है मुझे ये जो लास्ट लेसन है, दैट लास्ट लेसन, ये एम हैमल बोलते हैं मुझे अच्छी तरीके से याद है वो आखिरी दिन, आखिरी पाठ। फिर आगे बोल रहे हैं ऑल एट वंस, तभी अचानक चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी है ना जो चर्च की घड़ी होती थी उसमें 12 बज गया, 12 बजने की घंटी सुनाई दी। ये जो है चर्च क्लॉक है ना। देन द एंजलिस, उसके बाद घंटी हुई चर्च में, यानी 12 बजने की घंटी सुनाई दी। उसके बाद वहाँ पर प्रेयर हुई, पूजा हुई, यानी चर्च में एंजलस यानी पूजा हुई, प्रार्थना हुई। एट द सेम टाइम, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, ट्रम्पेट ये इसको बोलेंगे ट्रम्पेट, यानी तुरही है ना, ये जो तुरही है इनकी आवाज़ सुनाई दी। इनकी प्रसियन आर्मी की जो ट्रम्पेट है वो सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और ये कहाँ से आ रहे थे? अपने ड्रिल से, यानी अपने जो एक्सरसाइज थे, अभ्यास थे, उसको छोड़कर वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर और विंडो से, बोलते हैं ये लोग जहाँ बैठे हैं कमरे में, क्लासरूम, उसकी खिड़की से ये जो प्रसियन आर्मी की ट्रम्पेट है उसकी आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी। मिस्टर एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल जो है खड़े हो गए अपने कुर्सी में, है ना। एम हैमल स्टूड अप, अपने जहाँ वो कुर्सी में बैठा था पहले, अब वो क्या हो गए? खड़े हो गए। वेरी पेल, और एकदम उसका चेहरा फीका दिखाई दे रहा है, एकदम उदास है, निराश है, हताश है ना। और फिर आगे बोलते लिटिल फ्रेंड्स आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उसको इतना उदास, इतना निराश, इतना हताश कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, अब फिर कह रहे हैं एम उसके बाद लिटिल फ्रेंड्स कह रहे हैं कि एम हैमल माई फ्रेंड सेड ही,
यानी उनके शिक्षक ने कहा, मेरे मित्रों, आई, उसके एम हेमल ने सिर्फ इतना कहा, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी ने उसको रोक दिया बोलने से। ही कुड नॉट गो ऑन, अर्थात वो बोल नहीं सकता था, वो बोल नहीं पा रहा था। किसकी वजह से नहीं बोल पा रहा था? दुख था उनको, है ना, इतने दिन से यहाँ एक ही स्थान पढ़ा रहे, अब उसको छोड़ के जाने से उनको बहुत दुख हो रहा था, इसलिए शायद वो बोल नहीं पा रहा था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टू कपीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और इसको पकड़ते हुए जितनी भी ताकत थी उसके अंदर, अर्थात वो उदासी में, दुख में, है ना, सोच सोच कर उसकी शक्ति एकदम गायब हो गई थी, ऐसा लग रहा था। तो बोल रहे हैं कि जितने भी उसके अंदर ताकत थी, उससे उसने एक चाक का टुकड़ा उठाया। ही रोट एस लार्ज एस ही कुड, और उसने लिखा, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उसने लिखा, वीवे ला फ्रांस। क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब इंग्लिश में ऐसा भी हो सकता है, में फ्रांस, में फ्रांस लिव लॉन्ग। ये ऐसा होगा, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। या और क्या हो सकता है? फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। इस प्रकार से उसने क्या लिख दिया? वीवे ला फ्रांस। फ्रांस का मतलब होगा फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद। ये ऐसे इस प्रकार से उसने लिखा, वीवे ला फ्रांस। ये है एम हैमल, ये है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पीछे। फिर आगे लास्ट पैराग्राफ। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद रुक गया। एंड लीन्ड हिज हेड, और उसने अपना जो सिर था वो उसने इस दीवार पर टिका दिया। एम हेमल ने उसके बाद लिखना बंद कर दिया और अपना दीवार इसी दीवार पर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। उसके बाद लिटिल फ्रेंड्स बोल रहे हैं, उसके बाद उसने अपना सिर दीवार पर टिका दिया और उसके बाद बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, उसने हमारी ओर इशारा किया, उसने हमारी ओर संकेत किया हाथ से। क्या संकेत किया? संकेत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिना बोले सिर्फ इशारा किया। और उस इशारे का मतलब क्या था? उस संकेत का मतलब क्या था? उसका मतलब था, स्कूल इज डिसमिस्ड, क्लास, स्कूल बंद हो गया, क्लास ख़त्म हो गई, लेसन ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गई। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। उस इशारा का मतलब ये था जो कि एम हैमल ने लास्ट में अपने सभी स्टूडेंट्स को और जो गांव के लोग आए थे, जो क्लास में पीछे बैठे थे, उन लोगों से इशारा करके हाथ से कहा, यानी आखिरी शब्द वो बोल ही नहीं पाए। इस प्रकार से ये जो पार्ट था लास्ट लेसन का, ये आखिरी लाइन था, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में मुख्य रूप से दो चीज़ों पर फोकस किया गया है। वो ये कि भाषा, भाषा यानी हमको अपनी भाषा को पकड़ कर रखनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि है ना, हम भाषा के माध्यम से अपनी जो गुलामी है, दास्ता है, उसकी बेड़ी को भी हम खोल सकते हैं। क्योंकि ये जो भाषा है वो
दास्ता की बेड़ी खोलने का काम करती है। अर्थात हमको एक प्रकार से भाषा जो है हमको आज़ादी देती है। और दूसरी चीज़ इस पाठ में ये भी बताई गई है कि हमको कल के काम को या आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पाठ में ये कहा गया है, बताया गया है कि इसमें लिटिल एम हेमल ने भी छात्रों को बताया ना कि ये जो पूरे अल्सास की स्थिति है कि हमारे पास तो पर्याप्त टाइम है और हम इस काम को कल कर लेंगे। इस पाठ में बताया था कि अल्सास जो है सीखने को कल पर छोड़ देते हैं, है ना। और एक याद होगा आपको कि जो वाचर था वो बुलेटिन बोर्ड पर बुलेटिन पढ़ रहा था और ये जो फ्रेंच है वो क्लास की ओर दौड़े जा रहा था, तो उसको उसने रोका था और कहा था तुम्हारे पास तो पर्याप्त समय है, अर्थात तुम समय में पहुंच जाओगे, दौड़ते हुए मत जाओ। अर्थात इस बात से ये हमको, इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और हमको जो काम है उसको अभी और तत्काल कर लेना चाहिए। नहीं तो हमको क्या हो सकता है, पछतावा हो सकता है। जैसे किसको हो रहा था पछतावा इस पाठ में, फ्रेंच को हो रहा था, क्योंकि अब उनके शिक्षक जाने वाले थे। अब फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होने वाली थी। तो ये जो फ्रेंच थे वो कह रहा था मैं कैसे सीखूंगा, मुझे तो फ्रेंच लिखना ही नहीं आता, अब क्या करूंगा। यानी उनको क्या हो रहा था, दुख हो रहा था, दुख के साथ साथ पछतावा भी हो रहा था। उनको पछतावा नहीं होता अगर उसने पहले ही फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा सीख ली होती। तो इस पाठ से हम मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे भाषा कैसे भी हो, उस भाषा को हमको संभाल के रखना चाहिए, है ना। और भाषा को हम संभाल के कब रखेंगे, जब हम उसका उपयोग करेंगे दैनिक जीवन में और उनको दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। और दूसरी चीज़, हमको कल के काम को, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, तो इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।